Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, वो करीब करीब अब उसके 1 साल हो गए। इस 1 साल में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए अब हम लोग सीतामढ़ी को जाएंगे। पिछले 1-1.5 साल में जो प्रयास है कि गांव-गांव बिहार में जाया जाए, जाकर वहां के स्थानीय समस्याओं को समझा जाए, ज़मीनी हकीकत से रूबरू हुआ जाए, साथ ही वहां के लोगों को ये बताया जाए कि आखिर उनकी जो गरीबी है, पिछड़ापन है, उसकी मूल वजह क्या है, क्या कुछ करके लोग अपनी गरीबी और पिछड़ापन से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि इस अभियान के शुरुआत में बताया गया था, इस अभियान का उद्देश्य है ज़मीनी हकीकत को समझना, लोगों की जो समझ है उसमें बेहतरी करना ताकि लोग अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हो सके, और साथ ही ऐसे सारे लोग जो बिहार में एक नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं, उनको साथ में लेकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के दिशा में प्रयास करना। उसी दिशा में ये अभी पदयात्रा चल रही है। मैं आपके ज़िले में करीब पिछले 1-1.25 महीने से हूँ। 3-4-5 दिन और यहाँ पे अभी मुजफ्फरपुर में रहेंगे। यहाँ काटी के बाद मीनापुर होते हुए, औराई होते हुए सीतामढ़ी को जाएंगे। अभी तक का जो अनुभव है वो प्रखंड के स्तर पर जब पत्रकारों से मिलते हैं तो उनसे साझा करते हैं। जो अभी तक बात समझ में आई है कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे जनता की नज़र में हैं, और ये ऐसी समस्याएं हैं जिससे समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति प्रभावित है। कई बार आपको लगता है कि जो पलायन है वो बिहार में सिर्फ गरीबों की समस्या है, लेकिन ज़मीन पर जाकर हकीकत देखने समझने के बाद ऐसा लगता है कि गरीबी और बेरोजगारी और पलायन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिससे शायद ही कोई वर्ग है जो अछूता है। जो गरीब आदमी है उसके बच्चे मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर ही जाना है। तो मोटे तौर पर बिहार में जितने गांव में अभी तक हम लोग गए, 40 से 50% युवा जो गांव में रहता है या रह सकता है, वो कहीं न कहीं बाहर पढ़ाई के लिए या कमाई के लिए बाहर गया हुआ है। यही स्थिति कमोवेश बेरोजगारी की भी है। बेरोजगारी से सिर्फ गरीब लोग परेशान नहीं हैं, जो आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं उनको भी अपने बच्चों के रोजगार की बहुत बड़ी चिंता है। जो किसान है, जो यहाँ छोटा मोटा व्यवसायी है, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए बहुत संघर्ष करना है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई है वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। पिछले 1 साल में जहां पर भी हम लोग गए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था, ये हर व्यक्ति मान रहा है कि पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जो स्कूल है उसकी छवि है कि वहां से खिचड़ी बट रहा है, और जो कॉलेज है उसकी छवि है कि वहां नाम लिखवा लीजिए, वहां से आपको डिग्री मिल सकती है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी, यहाँ पहले भी कोई शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रखंड और जिले के स्तर पर 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर होते थे जहां पर पढ़ाई करके लोग अपना जीवन बेहतर कर सकते थे। आज की जो स्थिति है इसमें कहीं कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं बचा है जहां पढ़ाई करके सरकारी स्कूलों से पढ़कर कोई अपना जीवन सुधार सकता है। कई बार आप लोगों को या सामान्य लोगों को लगता है कि शिक्षा में
जो गिरावट आई है इसकी वजह है शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी आना। शिक्षकों की गुणवत्ता एक छोटा पहलू है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हो गई है कि शिक्षक सब बेकार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर शिक्षकों की वजह से खराब होती तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में तो नियमित शिक्षक हैं, वहां पर बच्चे हैं, वहां पर खिचड़ी नहीं बट रही है, फिर वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी मूल में वजह यह है कि पिछले 10-15 सालों में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर गांव में विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। नतीजा ये हुआ है कि जहां विद्यालय की बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, और कॉलेजेस में जहां पर तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो इसलिए बिहार जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के 18 साल के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, कल हो के एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है। यहाँ नहर में पानी नहीं आ रहा है, कल अच्छी सरकार आ जाए तो नहर में पानी आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से बिना पढ़े हुए निकल गए, अब कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई वो है खेती किसानी से जुड़ी हुई। चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बहुत बड़ी जनसंख्या खेती पर आधारित है। यहाँ किसानों की हालत ये है कि आज से 15-20 साल पहले खेती किसानी करने वाले लोग 2-4-5 साल खेती करके कुछ पैसा बचाकर पेट काट के 1-2 कट्ठा जमीन खरीदने की इच्छा रख सकते थे। आज किसानों की स्थिति जो ग्रामीणों के बोलचाल की भाषा में ये है कि अगर 2-4-5 साल आपने खेती किया, आपके घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, घर में अगर बेटी की शादी लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। और उसकी किसानों की स्थिति मूलतः 3 वजह से है। पहला, यहाँ पर भूमि सुधार का लागू न होना है। भूमि सुधार के लागू नहीं होने की वजह से बिहार में भूमिहीनों की जो संख्या है वो देश में सबसे ज्यादा है। देश के स्तर पर 100 में 38 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। दूसरी जो समस्या है वो है जल प्रबंधन की। बाढ़ की यहाँ समस्या है, ये तो हर लोग बात करता है, लेकिन जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ पर सूखे और जल जमाव की भी है। सिवान से जब आप आगे चलिएगा पैदल तो सिवान, छपरा, गोपालगंज का भी कुछ हिस्सा, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 2-4 हजार एकड़ जमीन जल जमाव की वजह से, जिसको आप लोग चवर कहते हैं, जिसकी वजह से वो बर्बाद न हो गया हो। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ सूखे और जल जमाव की है। यही वजह है कि यहाँ पर जो किसान है उसको या तो बाढ़ से उसका फसल बर्बाद होना है, अगर बाढ़ से बच गया तो सूखे से मरेगा, और नहीं तो जो जमीन है जिसमें एक ही फसल होती है, पानी 6 महीने साल भर लगा रहता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी किसानों की यहाँ समस्या है, इन सारे परेशानियों के बावजूद जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है उसको उसके फसल का दाम नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ बिहार में बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत समृद्ध है, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में किसानों का 70% धान और करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। नतीजा क्या है? धान का दाम है सरकार का 2030 रुपए और लोग धान बेच रहे हैं 1300 रुपए, 1400 रुपए में। एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जो किसान पैदा कर रहा है उसको उसका दाम न मिलने की वजह से हर साल बिहार के किसानों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो यहाँ जो खेती से जुड़ी हुई 3 मूलभूत समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना और साथ में फसलों का दाम नहीं मिलना। इसके अलावा जो तात्कालिक समस्या लोग बता रहे हैं, खाद न मिल पाना, खासकर यूरिया की जो काला बाजारी है,
₹277 का यूरिया ज्यादातर किसानों को 350, 400, 500, 800, 1000 रुपए में भी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। और जो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र से लगे हुए एरिया है, जहां से यूरिया बाहर जा रहा है, वहां पर तो लोग 1000 रुपए से नीचे में यूरिया मिल ही नहीं सकता है। तो ये तो तात्कालिक समस्या है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उसकी जमीनी हकीकत ये है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो बिहार में गरीब कल्याण योजना में किसी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति को, लाभार्थी को यहाँ 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिलता है। और उसकी वजह यह है कि प्रखंड और जिला के स्तर पर जो अनाज आता है उसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से चोरी होती है। जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा लेते हैं। विधायक लोग भी ज्यादातर जगह पर 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पैसा पा रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी एक जो बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है आवास योजना, जिसको लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को 1,40,000 रुपए मिलने हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,19,000 रुपए। लेकिन अगर आप गांव में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी, पहले तो इसके लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है और जिनको मिल भी रहा है उनको 25,000 से 35,000 रुपए तक घूस देना पड़ता है। जहां पर मुखिया या जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां पर जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर 35 से 40,000 रुपया लेंगे। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी लाभार्थियों को 20 से 25,000 रुपया आवास के लिए देना ही देना है, क्योंकि अफसर जो है वो तो पैसा लेगा ही लेगा। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। मैं जब यहाँ आया था पैदल चलने तो मेरा अनुमान था कि हर गांव में हमको मनरेगा के काम होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है, भूमिहीन लोग हैं, लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। अभी पिछले 12 महीने में हमको मनरेगा का एक भी सक्रिय काम दिखा ही नहीं। एक भी कार्य मनरेगा के तहत नहीं दिखा है। रास्ते में चलते हुए लोग ये बताते हैं कि भैया ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, या किसी पंचायत भवन या आंगनवाड़ी सेंटर में मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय कोई काम होता हुआ अभी तक 12 महीने में हमको दिखा नहीं। और पिछले साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के तहत बिहार को मिल सकता था तो हम लोग 61 रुपया तो लेकर ही नहीं आए, और जो 39 रुपया लेकर आए उसमें मनरेगा में 40% पीसी का रेट है। मतलब 40% भ्रष्टाचार के नाम पर चला गया। तो 100 रुपए की जगह 40 रुपया ही आया और 40 में 40% चोरी हो गया। मिला जुला के 20-25 रुपए का ही लोगों को काम जमीन पर मिलने की संभावना लोगों के पास रही है। इसके अलावा एक केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसके तहत बिहार के ज्यादातर गांव पंचायत सबको ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। हम करीब 4,000 गांव में पैदल चलने के बाद आपको दावे के साथ बता सकते हैं कि बिहार में ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ये शौचालय के नाम पर लाभार्थियों से 2,000 रुपया लिया गया और उनको 10,000 रुपया दिया गया। किसी ने ये चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, कि उसका उपयोग होगा कि नहीं। लोगों ने 2,000 रुपया देकर 10,000 रुपया ले लिया और एक ही शौचालय पर 10 अलग अलग लोगों ने फोटो खींचकर लगा दिया। नतीजा ये है कि हर गांव में खुले में शौच आज भी जीवन में यहाँ की सच्चाई है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की योजना है 7 निश्चय के तहत जितने वादे किए गए थे उसमें जो 4 बड़ी घोषणाएं थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली योजना थी 7 निश्चय की, बिहार में युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए मासिक सहायता। तो इस योजना को ना आज तक शुरू किया गया, ना आज तक हमको इसका कोई लाभार्थी मिला है। किसी भी व्यक्ति को, किसी युवा को यहाँ 1,000 रुपया महीना सहायता राज्य की ओर से नहीं मिल रहा है। दूसरी एक योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसके तहत ये बताया गया था कि 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए आपको सरकार की ओर से पैसा मिलेगा, ताकि बैंकों से पैसा मिल जाए, ताकि आपको घर से पैसा न लेना पड़े। योजना बनाते समय ये अनुमान था कि 1,25,00,000 लोगों को, परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
पिछले 10 साल में बिहार में करीब करीब 8.5 से 9 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिला और इस योजना को भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरी एक बड़ी योजना जिसकी आप लोग चर्चा करते हैं वो है हर घर नल जल योजना। उसमें यह तय किया गया था कि 25,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए 2015 के बाद 25,000 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि करीब करीब 70 से 80% घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 70 से 80% घरों में नल जल योजना काम नहीं कर रही है। 20-25% जगहों पर ही नल जल योजना काम कर रही है। इसके बाद चौथी एक जो बड़ी योजना थी, जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना, उसका नाम था नाली गली पक्कीकरण की योजना। 2015 में अनुमान था कि 80,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए तो बिहार में रहने वाले हर घर के व्यक्ति, हर घर से नाले निकलने वाले नाले का पक्कीकरण कर दिया जाएगा और उस नाले से पानी को निकालकर एक बड़े नाले में लाया जाएगा और उस बड़े नाले से पानी को बाहर निकालकर गांव से बाहर ले जाकर उसका निस्तारण किया जाएगा। तो ये योजना के तहत घरों के नालियों का पक्कीकरण तो कहीं नहीं हुआ है। गांव में कुछ बेतरतीब नाले जरूर बने हुए हैं, लेकिन इन नालों को न घर के नालियों से जोड़ा गया, न इन नालों से पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि जहां पर गांव में ये नाले बने भी हैं, वहां पर भी ज्यादातर जगहों पर ये नाले कूड़ेदान हो गए हैं। इसमें पानी से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। 2 उद्योग जो बिहार में रोजगार का भी जरिया है, बिहार में 2 उद्योग बढ़िया चल रहा है। एक है शराबबंदी, अवैध शराब का कारोबार, और दूसरा बालू का कारोबार। जहां पर भी आप गांव देहात में हम लोग गए, जो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया आज बिहार में है वो है शराब, अवैध बालू और शराब का जो कारोबार है। हर गांव में 10, 20, 25, 50 लड़के अवैध शराब और बालू के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जहां तक उद्योगों का सवाल है तो जो यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री पहले थी वो सब भी बंद हो गया है, तो उद्योग तो कहीं है नहीं। रोजगार का 2 ही जरिया बचा हुआ है, या तो आप शराब का काम कीजिए या फिर अवैध बालू का काम कीजिए। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर बिजली पूरे बिहार में जहां पर भी हम लोग गए हैं वहां पर आ गई है, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। लेकिन बिजली को लेकर जो बड़ी शिकायत लोगों की है कि एक तो कि लोगों की नजर में बिजली का बिल गलत और ज्यादा आ रहा है, और दूसरा ये जो स्मार्ट मीटर की अभी परियोजना शुरू कर दी गई है, तो ज्यादातर गरीब आदमी गांव में यही बताते हैं कि भैया रिचार्ज एडवांस में करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। बिजली स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करते हैं, 2 दिन चलता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि रिचार्ज खत्म हो गया। तो बिहार में बढ़े हुए बिजली के बिल बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर देखने को मिली। सड़कों का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय मार्ग, नेशनल और स्टेट हाईवे पहले के मुकाबले बिहार में जरूर सुधर गया है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है वो कमोबेश वही है जो लालू जी के राज में कभी हुआ करती थी। कुल मिला जुलाकर 3 जो शब्द सबसे ज्यादा पूरे पदयात्रा के दौरान हमने सुना वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। ये 3 जो शब्द है, हर व्यक्ति बताता है कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, अफसरों का राज है। अफसर जो चाहेंगे वही होगा, चाहे आप पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गरीब व्यक्ति हैं या धनी व्यक्ति हैं, हर हालत में आपको अफसरों की ही मनमानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा जो पहले नीतीश कुमार के शासनकाल में एक जो सुधार होता 2005 के बाद दिखा था कि सरकारी विभागों में थोड़ा भ्रष्टाचार कम हुआ था, अब वापस वो चरम पर है। कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जो लोगों की समझ से बिना पैसा दिए हुए आप करा सकते हैं। चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, खेत का रसीद कटवाना है, दाखिल खारिज कराना है, FIR करना है, कोई भी सरकारी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए आप कर सकते हैं। और तीसरा, चाहे योजना केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में बिहार में व्यवस्थित तरीके से पीसी काटे जाने की जो व्यवस्था बना दी गई है, हर योजना में 10% से लेकर 40% तक ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अफसरों के द्वारा लिया जा रहा है। तो मिला जुलाकर ये अभी तक का मेरा अनुभव रहा है। अभी आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए।
सरकार की जो योजनाएं होती है या सरकार जो कार्य करती है, विपक्षी पार्टी चाहे विपक्ष में जो भी हो वो सरकार की आलोचना करती है। आप भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मंशा क्या है आपकी? व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए या सत्ता परिवर्तन होने से बिहार का विकास संभव है? हमने कोई आलोचना तो की नहीं, हमने जो देखा वो आपको बताया। और जहां तक आपने बात कहा कि विपक्षी पार्टी है इसलिए आलोचना कर रहे थे, हम तो कोई पार्टी है नहीं, हमने कोई दल बनाया नहीं है। बिहार के नागरिक होने के नाते हम ये जो अभियान चला रहे हैं, गांव गांव गए हैं, जो देखा वो आपको बता रहे हैं। अगर आपकी समझ में जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ सही या गलत है तो आप बता दीजिए कि भैया नहीं आप ऐसा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, दूसरा कुछ है। इलाज ये है कि जिन लोगों की ये समस्या है, बिहार के लोग जो ये समस्या झेल रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको सारी अपनी समस्याओं का ज्ञान है, लेकिन वो वोट अपनी समस्याओं के आधार पर नहीं करते। बिहार में लोग पूरे समय अपनी समस्याओं से जूझते हैं, जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन वोट वो जाति पर करते हैं, धर्म पर करते हैं, लालू जी के डर से भाजपा को करते हैं, भाजपा के डर से लालू जी को करते हैं। यही बिहार की समस्या है। इसका समाधान आपने कहा कैसे होगा? समाधान तब होगा जब आपकी जो समस्या है उसके आधार पर आप वोट कीजिएगा। अगर आप वोट नहीं कीजिएगा तो जीवन में जिसको भी वोट करना है करते रहिए, आपकी समस्या सुधरेगी नहीं। क्योंकि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए तो वोट नहीं करते हैं। आपके पास रोजगार नहीं है, लेकिन आप रोजगार के लिए तो वोट करते नहीं है। आपके पास सड़क नहीं है तो सड़क के लिए तो आप वोट करते नहीं है। तो जब तक यहाँ के लोग अपनी समस्याओं पर वोट करेंगे नहीं, तब तक सुधार होगा नहीं। जनता और खास करके युवा ये जानना चाहते हैं कि जब बिहार में या पूरे भारत में जनसंख्या कम थी तब यहाँ 2 दर्जन से अधिक चीनी मिले हुआ था। ऐसा क्या कारण रहा कि वर्तमान विगत 2-3 वर्षों में वो सारी चीनी मिले ही बंद नहीं हुई, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती गई? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए है कि पिछले 30-40 साल से बिहार की जनता ने चीनी मिल पर, कागज मिल पर, उद्योग पर, पढ़ाई पर वोट करना बंद कर दिया है। यहाँ पर वोट खाली एक ही चीज पर होता है कि भैया हमारी जाति क्या है और कौन हमारे जात का नेता खड़ा है। तो चीनी मिल चले या न चले, वोट तो आप जाकर अपने जात पर ही दीजिएगा। चीनी मिल चले या न चले, अगर आपके घर के बच्चे चीनी मिल में काम करते थे, बेरोजगार हो गए, तो भी जाकर आप वोट उसी नेता को दीजिएगा। तो चीनी मिल चालू कैसे होगा? मतलब लोगों की स्थिति है कि बता रहे हैं कि सड़क खराब है, और सड़क का जो मंत्री है उसी दल को, उसी नेता को जाकर आप फिर वोट दीजिएगा, तो सड़क कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री जी मोतीपुर चीनी मिल में ऐलान करके गए थे कि हम आएंगे, चाय यहीं पिएंगे, 24 का चुनाव। अरे मेरे भाई, आप प्रधानमंत्री की बात आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हर नेता ने यहाँ पर आकर, नीतीश कुमार ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो जो भाजपा का वोटर है, मोदी जी ने कहा, मोतिहारी में चीनी मिल से कहा कि हम यहाँ से चीनी पिए, इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पिएंगे तब वोट मांगने आएंगे। मोदी जी ने कब कहा? 2014 में। 2014 के बाद यहाँ बिहार में कितना चुनाव हुआ? 4 बार। तो जो लोग उस मिल के चलने या नहीं चलने से प्रभावित हैं, उनके पास तो अवसर था न कि फिर से उनको वोट न देने का। लेकिन आप हल्ला मचाइएगा कि चीनी मिल बंद है। आप वोट जब होगा तो पुलवामा के नाम पर, मंदिर के नाम पर फिर जाकर मोदी जी को वोट दे दीजिएगा, तो आपका काम कैसे होगा? तो नहीं है ऑप्शन। किसने कहा कि ऑप्शन नहीं है? आपको किसने कहा कि ऑप्शन नहीं है? ये समझा जाए कि प्रशांत किशोर सत्ता परिवर्तन के लिए ही आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात किया जाता है वो सत्ता बदलने से ही व्यवस्था की परिवर्तन होगी। ये आपका अपना परिभाषा है। आप इस शब्द जाल में बहुत ज्यादा उलझे हुए लगते हैं। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। समाज में जो गलती है वो राजनीति में भी गलती दिखेगी, थोड़ा कम या ज्यादा। अगर समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति स्वच्छ नहीं हो सकती है। अगर लोग 500 रुपया लेकर वोट बेच रहे हैं तो जो वोट खरीद कर नेता बनेगा वो ईमानदार कैसे हो जाएगा? जिस मुखिया के चुनाव में आप मुर्गा भात खाकर और दारू पीकर, पाउच लेकर वोट देते हैं, वो आकर मुखिया ईमानदारी से कैसे काम कर सकता है? तो जब तक बिहार के समाज में ये चेतना नहीं आएगी कि हमें अपने और अपनी समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, जब तक
लोगों में समझ नहीं होगी तब तक बिहार की स्थिति को कोई नहीं सुधार सकता है। मोदी जी आ जाएं, लालू आ जाएं, नीतीश आ जाएं, प्रशांत किशोर आ जाएं, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। इस पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि जाकर घर घर ये बताया जाए कि भाई मेरे, अगर आपको अपने और अपने बच्चों का ख्याल नहीं है तो आप दूसरा बेकार भाषण क्यों दे रहे हैं। लोगों के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, लोगों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। आप लोगों के घर के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन वही लोग जिन्होंने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, उसी व्यक्ति, उसी नेता को जाकर आप लोग जात के नाम पर वोट देते हैं। उसी व्यक्ति को जाकर आप लोग लालू के डर से या भाजपा के डर से वोट देते हैं। तो आपके बच्चे नहीं भूखे मरेंगे तो कौन भूखे मरेगा। नहीं, फार्मूला की जरूरत ही नहीं है। आपका एक तो पहले ये भ्रम है कि खाली जाति पर वोट पड़ता है। हम हर जगह गांव में बता रहे हैं कि वोट 4 चीज पर पड़ता है बिहार में। पहला है जाति, दूसरा है धर्म। अगर सिर्फ जाति पर ही पूरे बिहार में वोट पड़ता तो मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता। मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। जो मुसलमान समाज के लोग हैं ये तो जाति पर नहीं वोट दे रहे हैं, ये लालटेन को क्यों वोट दे रहे हैं। बिहार में वोट 4 वजह से पड़ता है। पहला जाति है, दूसरा धर्म है, हिंदू मुसलमान है, तीसरा लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट देते हैं, और चौथा जो मुसलमान समाज है ये लोग भाजपा के डर से लालटेन को वोट देते हैं। इनको ना जाति से मतलब है, ना इनको काम से मतलब है, इनको इससे मतलब है कि भाजपा हारनी चाहिए। वैसे ही समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है भैया कुछ हो जाए लालू नहीं जीतना चाहिए, इसलिए जाके आप भाजपा को वोट देते हैं। तो भाजपा का अगर विधायक काम नहीं भी किया है, आपकी बात नहीं भी सुनी है, तो भी आप लालटेन के डर से उसको वोट देते हैं। वही हाल मुसलमानों का है। अगर आरजेडी का विधायक काम करे चाहे न करे, गांव में इनके सड़क बने या चाहे न बने, मिल चले या चाहे न चले, मुसलमान आरजेडी को छोड़कर किसी को वोट देगा? उसको किसी को वोट नहीं देना है। तो जब आप बंधुआ मजदूर बनकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन भी बंधुआ मजदूर की तरह ही रहेगा। महिला आरक्षण में लगता है कि बदलाव की आवश्यकता होगी, इसको लेकर के आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। भैया जो आंदोलन, देखिए जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको करने, मेरा ओपिनियन बिल्कुल जो महिला आरक्षण लागू हुआ है वो ठीक है, होना चाहिए, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन करने वाले जो बेवकूफ लोग हैं उनको ना महिला आरक्षण से मतलब है ना महिलाओं की स्थिति से मतलब है। उनको मतलब है कि इसमें राजनीति होता रहे, कुछ ना कुछ करके इसी में अपना रोटी सेकते रहे। भाई जो लोग आज कह रहे हैं कि इसमें महिला में ओबीसी का अलग से होना चाहिए, ठीक है, पहले आरक्षण आने दीजिए फिर लागू कर दीजिएगा। उनसे जरा पूछिए तो कि आप अपने पार्टी में कितने महिला ओबीसी को आपने टिकट दिया है, जरा पूछिए तो। पदयात्रा का लगभग 1 साल पूर्णे को है, 4000 गांवों का आपने दौरा किया है, क्या कुछ बदलाव दिख रही है? क्या 24 में प्रशांत किशोर का असर वोटरों पे पड़ेगा? वो वोट किन्हें देंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस अभियान को लेकर के चले उसका असर लोगों पे पड़ेगा। भाई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो जब वोट होगा तब पता चलेगा। हमको क्या मालूम है कि असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमारा काम है लोगों को जाकर बताना। हम अपना उस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, घर परिवार छोड़कर गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं। लोग समझेगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझेगा तो जिस दशा में जी रहा है वैसे जीता रहेगा, उससे हमारा क्या बिगड़ना है। भाई जन सुराज का यही कहना है कि आप चाहे महागठबंधन को वोट दे दीजिए कि भाजपा को वोट दे दीजिए, उससे बिहार का कुछ भला होने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि महागठबंधन की सरकार नहीं थी, 10 साल यूपीए की सरकार थी तब भी बिहार का कुछ नहीं हुआ। 10 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब भी बिहार का कुछ नहीं हुआ। पिछले 32 साल से तो लालू जी, नीतीश जी और भाजपा ही तो सरकार बिहार में चला रहे हैं। तो बिहार में शिक्षा सुधर गई कि स्वास्थ्य सुधर गया कि रोजगार आ गया कि पलायन रुक गया, क्या हो गया? बिहार में तो सुधार हुआ नहीं। फिर भी आप उसी को वोट देते रहना चाहते हैं तो देते रहिए, तो फिर आपकी स्थिति बदलेगी नहीं।
बिल्कुल नहीं। ये आप लोगों का भ्रम है कि बिहार में ही खाली जाति है। पूरे देश में आप राजनीति कितना देखें। आप हमको राज्य का नाम बता दीजिए जहां जात पर वोट नहीं पड़ रहा है। जाति समाज की सच्चाई है। जितनी बड़ी सच्चाई जाति बिहार में है, उतनी ही बड़ी सच्चाई उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। ये आपका हमारा एक भ्रम फैला दिया गया है कि बिहार में ही खाली जाति है। ऐसा तो है। अगर ऐसा होता तो कर्नाटक में जाति नहीं है, गुजरात में जाति नहीं है, उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ रहा है। जितना वोट उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में जाति पर पड़ रहा है, उतना ही बिहार में भी पड़ रहा है। जैसे बिहार में भी बहुत बड़ा वर्ग है जो जाति पर वोट नहीं कर रहा है। पुलवामा पर जिन लोगों ने वोट किया वो जाति पर वोट किए थे, उन्होंने तो पुलवामा पर वोट किया है। आप जाकर बिहार में गांव गांव पूछ लीजिए, लोग यही कहेंगे कि हम तो पुलवामा पर वोट किए थे। आपको 100 बार बता रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है ना यहाँ, तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? अगर हर आदमी बिहार में जाति पर ही वोट कर रहा है तो मोदी जी को वोट मिल कैसे रहा है बिहार में? ये तो आप लोग के आंख के सामने है, लेकिन मानने का कोई तैयार ही नहीं है। आपको मुजफ्फरपुर में लोगों को भोजन नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, चौथा पांचवा में बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था नहीं। आप एयरपोर्ट की समस्या से यहाँ कौन ग्रसित है? अरे लोगों के तो जीवन पे लाला पड़ा हुआ है। इस मुजफ्फरपुर में अभी 32 बच्चों की डूबने से मृत्यु हुई है। आप जरा बता दीजिए कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां 32 बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाए डूबने से। मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुखिया वहीं से 10 किलोमीटर दूरी पर थे और उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जाकर हम उन बच्चों से, परिवार परिजनों से मिले। इससे ज्यादा अहंकार आपको देश में किसी नेता में दिखेगा? लेकिन फिर भी यहाँ के लोग फिर जाकर उसी दल को, उसी नेता को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देंगे। बताइए, जिन परिवार के बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई, उसका इतना भी हक नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां जाए और उनसे मिले? ये बिहार के लोगों ने अपनी दुर्दशा स्वयं बनाई है और अब गाना गा रहे हैं कि भैया हमको। अरे आपका मुख्यमंत्री 32 बच्चे डूबकर मर गए और 10 किलोमीटर दूरी पर है, वो आकर मिला तक नहीं हुआ आदमी। छपरा में 70 लोग की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई। नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अब फिर वो लोग जाकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्हीं को वोट देंगे, तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी भाई? भैया आपको वोट आप अगर पार्टी नहीं है तो बिहार के लोगों पर पार्टी बनाने के लिए कोई रोक लगा हुआ है? पहले आप ज्यादा आपने ज्ञान दिया कि किसको वोट दे। पूरे देश में यही 3 गो पार्टी है। बिहार में लोगों को नया दल बनाने के लिए, विकल्प बनाने के लिए कोई संवैधानिक रोक नहीं ना है। आपको किसने कहा था कि आप मत बनाइए? आपको किसने कहा था कि आप विकल्प मत बनाइए? अगर आप विकल्प नहीं बनाइएगा, आपके घर कमरे में दरवाजा है, उसको आप बंद कर लीजिएगा और कहिएगा कि अब निकले कैसे, दरवाजा बंद है, तो उसी में जल के मरिएगा। आपको अगर बिहार में विकल्प बनाना है तो विकल्प बनाइए। अरे नीतीश कुमार कहां जाएंगे, नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है। अब काहे लिए कयास लगा के अपना समय जाया कर रहे हैं? नीतीश कुमार कहां जाएंगे ये नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है। एक चीज सबको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अब करीब करीब खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव तक जहां रहना है रहें। लोकसभा चुनाव के बाद ना उनका दल बचना है, ना उनका अपना कोई नेतागिरी बचनी है। उसके बाद जहां मन होगा वहां जाएंगे। अब हो गई है भिड़न तो हो गई होगी, उससे हमारा क्या लेना देना? इससे मतलब आप लोग भी ऐसी बात करते हैं। मतलब किसी दो राजनीतिक नेताओं में आपस में झगड़ा हो गया या कुछ बात हो गई, उसमें क्या आपकी दिलचस्पी है भाई? हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन 2 नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि दोस्ती कर रहे हैं, उससे जनता को क्या लेना देना है? उससे बिहार की स्थिति क्या बननी बिगड़नी है, जरा ये बता दीजिए। कुछ नहीं पलट सकती। आप बेकार बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी
नीतीश कुमार का अपना ये तरीका है। वो आदमी जहां बैठते हैं बगल में वो खिड़की खोल के रखते हैं। तो कल अभी भाजपा के कार्यक्रम में चले गए, इसलिए नहीं कि उनको भाजपा में जाना है, इसलिए कि जिसके साथ है उसको ये हमेशा बताते रहें कि भैया हमारा बात नहीं सुनोगे तो भाजपा में भी चले जाएंगे। जब भाजपा में चले जाएंगे तो आरजेडी से जाके मिलने लगेंगे। ये नीतीश कुमार का पलटने का अपना तरीका है और इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जनता भी देख देख कर समझ गई है। अब एक बार और जनता इंतजार कर रही है, अगला चुनाव होगा तो उनको सिरे से इस बार ऐसा साफ करेगी कि वो पलट कर कहीं जाएंगे तो उनके पास नंबर 0 ही होगा। भैया कोई प्रशांत किशोर की बात नहीं है, हमने कोई दल बनाया नहीं है, हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हमारा काम है बिहार में बेहतर विकल्प बनाना, बिहार के लोगों को समझाकर लोगों की मदद से नया विकल्प बनाना, ताकि किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग के लोग को मजबूरी में किसी गलत आदमी को वोट नहीं देना पड़े। जन स्वराज का वो उद्देश्य है, हम उस काम में लगे हुए हैं। भैया आप जो हम कर रहे हैं वो आप ये बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा ना आप कुछ कहिएगा, उस पर मैं कुछ बोलने वाला हूं ना, इससे कम। बात बढ़िया है कि आप जमीनी स्तर पे पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों का ही सवाल है कि आखिर किसको देंगे। किस भैया आप चिंता मत कीजिए, किसको देंगे वोट उनको सामने दिखेगा, आप काहे घबरा रहे हैं, बिल्कुल दिखेगा। जातीय जनगणना पहले तो कहना शब्द बंद करो, क्योंकि कोई जातीय जनगणना हो नहीं सकती है। ये जातियों का सर्वे हुआ है। जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय है नहीं। तो यहाँ पर नेता और पत्रकार पूरे समाज को ही ऐसा अनपढ़ बना दिया गया है कि जातीय हुआ सर्वे, उसको कह दिया जनगणना। और आप लोग भी उलझे हुए जनगणना का अधिकार संवैधानिक तौर पर राज्य सरकारों को है ही नहीं। सर्वे हुआ है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इस तरह के कई सर्वे राज्यों में अलग अलग जाति का, आर्थिक आधार का होता रहता है। राज्य सरकार ने अगर कोई सर्वे किया है, उसकी जो जानकारी आएगी उस पर आप टीका टिप्पणी कीजिएगा। अगर समाज का कोई वर्ग है जो छूट गया है पीछे, उसकी संख्या समाज को, लोग को नहीं पता है, पता चल जाएगी, उससे क्या नुकसान है। लेकिन ये जनगणना नहीं है, इसका कोई संवैधानिक और वैधानिक आधार नहीं है। ये आपको और समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भैया जनगणना हो गया। जनगणना कराना केंद्र सरकार का विषय है। संवैधानिक तौर पर कोई भी राज्य सरकार जनगणना करा ही नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक लास्ट सवाल, क्या बिहार में आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए? भैया आर्थिक सर्वेक्षण हर 4 वर्ष पर हर राज्य में होता ही है, इसमें नया होने अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।